बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द करंट डाइट के साथ मैं हूं यासिर खान। नाज़रीन, साल 2022 का इख्तिताम हो चुका है और इसी के साथ 2023 का आज पहला दिन है, लेकिन फिर भी एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम तर मसाइल अभी तक बरकरार है। चाहे वो बात करें महंगाई के हवाले से, तो महंगाई की शरह अभी तक बरकरार है। मईशत, दहशतगर्दी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दीगर क्राइसिस अभी तक इस मुल्क में बरकरार है। कोई तब्दीली नहीं खातिर खा, लेकिन इसके अंदर एक तब्दीली लाजमी आई कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक इसकी रेशो बढ़ चुकी है। तो इसके अलावा बात करें, ये तो मसाइल वो हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से इस मुल्क के साथ जुड़े हैं, लेकिन मगर इस वक्त मुल्क में बढ़ने वाले ऐसे मसाइल जन्म में रहे हैं जिस पर काबू पाना इंतहाई लाजमी है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग बन चुके हैं इस वक्त। क्योंकि वो मसाइल में बात करना है इसलिए ज़रूरी हो चुका है कि काफ़ी नई चीज़ें भी पाकिस्तान में जन्म ले रही हैं जिन पर बात करना बहुत लाजमी बन चुका है। इससे पहले अगर बात की जाए उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, तो आज से पहले उसका खास कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन फिर भी इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में, वेरी फर्स्ट टाइम के इतनी मैसिव रेशो में इतनी क्राइसिस पाकिस्तान में हो जाना, जिसकी वजह से अब ऐसा लगता है कि कुछ भी इस मुल्क में हो सकता है और आने वाले साल में भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता चले कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल है। आज 2023 का पहला दिन है, लेकिन फिर भी आज एक और दहशतगर्दी का वाकया भी लकी मरबत में पेश आया। एक पुलिस एहलकार भी जाँ बाग हो चुका है। ये तमाम तर वाकयात साल 2023 के पहले दिन भी पेश आ चुके हैं। दरपेश मसाइल के साथ साथ एक नए जन्म लेती एक नए इशू जो कि पाकिस्तान में रेज हो रहा है, जिनमें बात की जाए तो टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है, टेक्नोक्रेसी एक्चुअली हुकूमत जो उसकी काफ़ी गूंज हो रही है इस वक्त मुल्क में। उस पर अगर बात करें, एक्चुअली सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि टेक्नोक्रेसी या टेक्नोक्रेट हुकूमत होती क्या है, इस पर बात करेंगे। एक्चुअली दरअसल सियासतदानों के बजाय ऐसे लोगों को रखा जाता है जो अपने शोबे में माहिर होते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर एक वजीर खजाना पाकिस्तान में जो इंप्लीमेंट होता है, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका लिंक होता है, उसको वजीर बना दिया जाता है। लेकिन उसकी जगह अगर हम किसी ऐसे इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट को जो कि माहिर माशियात हो, उसको हम वो सीट देते हैं वजारत की, जो कि सिर्फ अपनी फील्ड का माहिर हो, उसको लगा दिया जाए, तो वो एक्चुअली वो टेक्नोक्रेट कहा जाता है, जिसका कोई सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो, जो कि अपने शोबे में माहिर हो। इसको एक्चुअली टेक्नोक्रेसी कहा जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्यों ये पाकिस्तान में इस वक्त ये इशू जो है वो रेस किया जा रहा है? एक्चुअली बात यह कि जब पार्लियामान से भरोसा उठ जाए आवाम का, इसके बाद इंतखाबात लेट हो जाए या इससे मुख्तसर बयाने में हुकूमत चलानी पड़ती है, तो तब ये टेक्नोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में मुख्तलिफ शोबे के माहिरीन जो है उनको लाया जाता है और इस हुकूमत को उनके हाथ में थमा दिया जाता है। तमाम तर वजारतें, तमाम तर इशूज़ जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स जो है, टेक्नोक्रेसी हुकूमत वो संभालती है। इस सब के बात करेंगे। एक्चुअली बात की जाए इसकी तरह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, तो एक्चुअली इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन फवाद चौधरी पे से बयान दे चुके हैं कि टेक्नोक्रेसी, टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, वो इनको ऑलरेडी जो है रिफ्यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो से मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, उनका भी ये कहना है कि टेक्नोक्रेसी जो है उसका कोई इतलाक नहीं होने जा रहा, तो फिलहाल इसकी कोई ऐसी नौबत सामने नहीं आएगी। इसके अलावा भी असद उमर की जानिब से भी बयान सामने आए थे और मुतअद्दिद बार वो टॉक शोज में बात कह भी चुके हैं कि टेक्नोक्रेसी की कोई ज़रूरत नहीं है और स्पेशली आइन इसकी जो है पाकिस्तान में इजाज़त नहीं देता। अब बात करें, एक्चुअली ये तो नहीं कि मगर मार्शल लॉ लगाकर, अगर मार्शल लॉ का इशूज़ होते हैं तभी एक्चुअली चीज़ इंप्लीमेंट होती है, तब जाके टेक्नोक्रेट हुकूमत आती है और मुल्क के तमाम तर जो है इशूज़ उनको रिजॉल्व किए जाते हैं। और जनरल अयूब जो है उनकी मिसाल अक्सर यहाँ पे दी जाती है कि जनरल अयूब के दौर में तो ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई थी, लेकिन फिलहाल उनकी बात की जाए फैक्ट्स एंड फिगर की, तो उनकी हुकूमत में भी कोई खातिर खा इक़दामात नजर नहीं आए थे। उनकी हुकूमत देखा जाए तो हम कोई ऐसे कोई रिजल्ट सामने नहीं है कि हम ये कह सकें कि टेक्नोक्रेसी जो है इसका कामयाब तजर्बा हो चुका है, इसको पाकिस्तान में आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन आज से पहले भी कोई मिसाल ऐसे नहीं मिलती, क्योंकि मशरिक़ व पाकिस्तान का जो वाक़या पेश आता है वो तभी हुआ था जब ये सब तमाम तर इंतज़ामात, पाकिस्तान की तमाम तर वजारतें टेक्नोक्रेसी के पास थी, तो तब ये मामला पेश आए थे। तो इस तरह के मामला भी पेश नहीं किए जा सकते, लेकिन इस पर जो है काफ़ी सारे सवाल उठाए जाते हैं। अब सवाल क्या उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त जो हम सिचुएशन मुल्क में देख रहे हैं, एक्चुअली जो हमारा साल 2023 का साल गुजरा है, जो इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, जो वफाक में मामलात हैं, जो सूबाई हुकूमतें में मामला चल रहे हैं, उनको देखते हुए ये इशूज़ रिजॉल्व किए जा रहे हैं कि इस वक्त जो है आवाम का पार्लियामान से भरोसा उठ रहा है और इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए ये मामला जो है इन पर भी सवाल उठते हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल, साल 2023 का पहला दिन और यहाँ पे एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ जाना, तो ये भी एक
एक सवाल यहाँ पे उठ जाता है। उसके लिए बात करें तो अगर हम एडवाइजर्स को लेकर एक्चुअली काम तो हमारे तमाम तर ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, वही चला रहे हैं। अगर उनकी हुकूमत उनके हाथ में थमा दी जाए तो क्या ये चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है, या तमाम तर उन पॉलिटिकल पार्टी को एक इख्तियार दिए जाएँ जो आज से पहले हुकूमत चला रहे हैं, जिनकी हुकूमतें कभी 5 साल या काम 5 महीने या कुछ अरसे के लिए होती है, क्या ये हुकूमत उनके हाथ में थमा दी जाए जिनके पास मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, या तब जाके मामला हल हो सकता है। इसके अलावा बात करें कि अगर मईशत के हवाले से बात की जाए तो तब भी इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, एक ही पार्टी के दो लोग, उनके आपस के मुखालिफ बयानात सामने आ रहे हैं। उनको देखते हुए क्या लगता है कि वो इतने एक्सपर्ट नहीं है कि वो मईशत को संभाल सकें, पाकिस्तान के बढ़ते हुए क्राइसिस को कंट्रोल कर सकें, तो क्या तब भी इसकी वहां पे जरूरत पेश आ सकती है। एक्चुअली देखा जाए जो बहुत से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इसका इतलाक नहीं हो सकता, आईएनएच की इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो ऐसी है, अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, अगर इनको वजारत ना दी जाए, इनको वही सीट ही दे दी जाए, उनके इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में मौजूद जो सिचुएशन है उसको हम टैकल कर पाएंगे। आज इस सब पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी इशू कोई खास इस तरह से भी रेस तो नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली इसकी गूंज इस वक्त जारी है। इस सब पर भी आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी और बुरी खबर वो ये है कि पाकिस्तान में आटे का बुरान जिससे काबू ना किया गया, तो आने वाले वक्त में हम जो रोटी खाते हैं, जो रोटी जिसकी कीमत आज से 10 और 15 रुपए में फ़रोख्त हो रही है, जो कि काफ़ी मैसिव प्राइस है, वो 25 रुपए की भी फ़रोख्त होने लग जाएगी मार्केट के अंदर। जिस तरह का बुरान पाकिस्तान में चल रहा है, एक्चुअली बात की जाए स्पेशली जो रिसेंट दिसंबर का महीना है, इसके अंदर सिर्फ 3% का इजाफा तो एक ही महीने के अंदर हो चुका है आटे के बुरान में। तो तब ये वाकया मामलात पेश आ सकते हैं। दूसरी तरफ घर में अगर बात कीजिए घरेलू सिलेंडर से हवाले से, तो वहाँ पे जब गैस नहीं होती है, एक्चुअली सर्दियों का मौसम में गैस का बुरान तो वैसे ही पाकिस्तान में होता है, तो तब भी ये चीज़ इशू रेज हो सकता है कि तो बहुत से लोग तंदूर का रुख करते हैं, तो जब वहाँ पे जाएंगे आटे का बुरान, आटे की किल्लत और बढ़ेगी, तो वहाँ पे जाके भी तो इसका इशू रिजॉल्व होगा, तो वहाँ पे जाके भी ये रोटी जब 25 रुपए की होगी तो आवाम के लिए खरीदना माहौल बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी सारे इशूज़ हैं जो कि हमें देखने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए कुछ ऐसे इशूज़ बीच में जो है डेवलप हो रहे हैं, उस पर बात करना बहुत लाजमी बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त आटे का तो है, लेकिन बहुत सी जिम्मेदारियां, एक्चुअली जिम्मेदार कौन है, सवाल यहां पे उठता है। तो जिम्मेदारियां काफी लोगों पर फेंकी जा रही हैं। एक तरफ वफाक कहती है कि तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पे है, लेकिन सूबाई हुकूमतें ये कहती हैं तमाम तर जिम्मेदारी जो फ्लोर मिल्स के एसोसिएशंस हैं उन पर आती है, लेकिन वो भी तमाम तर जिम्मेदारी उठा के सीधा दोबारा से वफाक की तरफ ले आते हैं कि वफाक की जिम्मेदारी है। तो ये पूरा एक सर्कल चल रहा है, हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी फेंके चले जा रहा है, लेकिन खातिर खा ये पता नहीं लग रहा कि एक्चुअली जिम्मेदार कौन है, अंदर क्या डेवलपमेंट्स आ रही है, जिम्मेदारी किसकी है, कौन क्या कह रहा है। आज इस सब पर भी बात करेंगे कि एक्चुअली क्या फैक्ट्स और फिगर है जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो वफाक में है, जो सूबाई हुकूमतों में है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने इस पर क्या क्या इंप्लीमेंटेशन की है कि आज हमें रोटी जो है 25 रुपए होने का खदशा जाहिर होने जा रहा है। आज इस सब पर भी बात की जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशली जो है पाकिस्तान में जो मौजूद हमारे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो सदर हैं, जो उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि अगर वफाक इस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करती, एक तो इशू है कि वफाक जिम्मेदारी दे रहा है सूबाई पे, सूबाई दे रहे हैं फ्लोर मिल्स के एसोसिएशंस पे, अगर जिम्मेदारी से बात हट के की जाए, वो कहते हैं कि अगर हमें इजाजत दी जाए कि हम खुद से आटा दरामद कर लें, तो तब भी जो आटे की कीमत जो इस वक्त जो है काफी मैसिव हो चुकी है, उसको हम 50 रुपए तक भी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर फौरी तौर पर किया जाए तो हम इसको 30 रुपए किलो तक भी कम कर सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या एक्चुअली हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आज इस सब पर भी हम अपने गेस्ट से इसका एनालिसिस लेंगे कि उनका इस सब पे क्या कहना है, क्या एक्चुअली चीज इंप्लीमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। आज इस सब पर भी बात होगी। और स्पेशली आज हम बात करेंगे जहां इस सब के बुरहान मौजूद हैं, एक और टॉपिक जो कि काफी अरसे से चलता आ रहा है पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जो कि स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर काफी इशूज का चल रहा है कि सदर का तरमीमी बिल मंजूर पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इंतखाबात में अमल और इसमें ताखीरी जो है वो जमहूरियत के लिए इस वक्त गैर मुस्बत साबित हो रही है। इस सब पर भी आज बात की जाएगी, क्योंकि एक्चुअली जो है सदर की तरफ से जो बयान सामने है उससे पहले बात कर रहे थे कि एक्चुअली उनकी तरफ से क्या बयान आ रहे हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया, क्यों इस चीज को रिफ्यूज किया, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर जारी किया गया था उन्होंने क्यों दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आज इस पे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्ट्स एंड फिगर पे कि एक्चुअली क्या इशू था। कि बात कर लें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसमें आर्टिकल 75 की शिक 1 के तहत जो है इस्लामाबाद के कैपिटल सेक्रेटरी से जो है ये जो गवर्नमेंट का तरमीमी बिल था 2022 को बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया। और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की ट्विटर हैंडल से की गई ट्वीट में कहा गया कि बिल को यह कहकर वापस किया गया कि बल्दियाती इंतखाबात से मजीद ताखिर हो गई और वफाकी हुकूमत के लिए उजलत में उठाए गए इकदाम जो है
वो भी इसके नतीजे में इंतखाबी अमल में दोबारा से ताखीर हुई है, जो कि जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जारी बयानात में मजीद कहा गया कि वफाकी हुकूमत के इन गलत इकदाम की वजह से इस्लामाबाद और कैपिटल सेक्रेटरी की ICT में इंतखाबात नहीं हो सकते और 50 यूनियन कौंसलों की हदबंदी मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 जुलाई 2022 को इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का फैसला किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद भी वफाकी हुकूमत ने यूनियन कौंसलों की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 कर दी है। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनियन कौंसलों की तादाद जो है वो एक्चुअली डबल हो जाना, डबल से भी आगे हो जाना, ये सवाल जो है काफ़ी इशू रेस कर रहा है कि एक्चुअली अचानक से क्या नौबत पेश आई इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने उसकी यूनियन कौंसल्स की तादाद ही बढ़ा दी। यानी 50 की तादाद जो एक्चुअली चल रही थी, जिन पे ऑलरेडी इंतखाबात हो रहे थे, उसको 101 पर ले जाना, इसकी एक्चुअली फौरी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया, आज इस सब पर भी हम बात करेंगे। और हम बात कर रहे थे फैक्चर फिगर पे, तो उसको मज़ीद जारी करते बात करें थे 101 यूनियन कौंसलों की हदबंदी के बाद ECB ने 31 दिसंबर 2022 से को ICT में जो है इंतखाबात का फैसला किया और मौजूदा बिल का सेक्शन 2 ICT में 125 यूनियन कौंसलों का जिक्र करना, इस सब के लिए 31 दिसंबर 2022 को होने वाले इंतखाबात दोबारा मुलतवी कर दिए गए हैं। इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं, नया साल हो चुका है। अब देखना है कि तमाम तर फैक्चर फिगर को देखते हुए क्या ये इंतखाबात हो सकते हैं, क्या इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे इशू होती है कि सदर की तरफ से काफ़ी हद तक जो है बयानात दिए जाते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी बार हमने जो है इनकार की बातें सुनी है, लेकिन पहले इनकार करते हैं और बाद में जो है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, दस्तखत करते हैं और तमाम तर नोटिफिकेशन जारी किए जा जाते हैं। तो सदर की तरफ से जो बयान है, जो ये थोड़ी सी ब्रेक डाउन, जो स्पीड ब्रेकर आता है, ये क्यों आता है, इस सब पर भी आज हम बात करेंगे। तो यह वक्त में ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तो प्रोग्राम देख करंट टाइम्स के साथ मैं हूं यासिर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसे कि इंट्रो में मैं बात कर चुका हूं कि दीगर मसाइल वक्त जारी हैं, जहाँ दहशतगर्दी, महंगाई और दीगर मसाइल जहाँ पाकिस्तान को शिकार है, तो इसके साथ साथ कुछ और मसाइल भी हैं जो कि नए जन्म ले रहे हैं, जिनकी गूंज इस वक्त जारी है। उनमें एक और मसाइल सामने आ रहे हैं कि टेक्नोक्रेसी के हवाले से। एक्चुअली टेक्नोक्रेसी वो हुकूमत जहाँ पे सियासतदानों का कोई लिंक नहीं होता है, एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनको हुकूमत में लाया जाता है, उनको वजारतें दी जाती हैं और वो हुकूमती निज़ाम चलाते हैं और तमाम तर मामला को देखते हैं। आज उस सब पे बात करेंगे कि एक्चुअली ये काफ़ी इशू अब रेस कर रहा है, तो इस सब पे बात करना भी लाजमी है। और इस सब पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल साहब, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और जो एक्चुअली फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और बाद मामला पे वो जब पॉलिटिकल बात होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी में भी ज़रा पॉलिटिकल भी हो जाते हैं। आज उन सब पे भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके व्यूअर्स के लिए और जो आपके समईन है, लिसनर है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और बड़ा हॉट सब्जेक्ट है और बड़ा क्रिटिकल हाई ग्रेविटी क्वेश्चन है जो आपने अवाम के सामने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक, नया इसकी गूंज जा रही है। तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो है सिचुएशन जो नजर आ रही है, एक्चुअली जो अगर बात की जाए फैक्टर फिगर के हवाले से, तो जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब अवाम का पार्लियामान से भरोसा हट जाए या इंतखाबात मुलतवी हो जाए, तो उनकी ताखीर का शिकार हो जाए, तो तब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो क्या लगता है कि इस सिचुएशन जो मुल्क में जारी है, या इम्प्लीमेंट हो सकती है ये चीज़? ये है कि देखिए, हमारा जो मीडिया ना, आपने बात जो आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरा भी और इस सब्जेक्ट का भी कि टेक्नोक्रेसी, तो मेरा एक क्वेश्चन आपके व्यूवर्स के लिए और अवाम के लिए और पाकिस्तानी कौम से ये है कि क्या ये टेक्नोक्रेसी का जो लफ्ज है और इसकी गवर्नमेंट की बासगश्त गवर्नमेंट के हल्का से शुरू हुई, जो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट वालों ने ऑफर किया अंडर द टेबल PTI वालों से, जो बैक डोर चैनल्स पे बातचीत चल रही थी, तो वैसे बातों में बात हुई, ये कोई ऑफिशियल मैटर नहीं था। ये तो जैसे आपस में गपशप करते हैं ना, तो बात की आप, फिर अगर आप हमारी गवर्नमेंट नहीं चलने देते, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ और ये ब्रेकिंग न्यूज है। देखें, जब बैठते हैं ये आपस में दोस्त होते हैं, जब मैं इनसे मिलता हूँ, पिछले दिनों मेरा अपना फैमिली फंक्शन था, तो जो हल्का 162 है वहां का कैंडिडेट PTI का और 162 नून लीग का कैंडिडेट मैंने एक टेबल पे बिठाए हुए थे, और दोनों जब अपने अपने बॉसेस के पास होते हैं तो एक दूसरे के जानलेवा होते हैं। और जब वो मेरे साथ बैठे हुए थे तो वो
शीरी और शक्कर बन के वो बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल। तो अच्छा। इनके जो अपने पॉलिटिशियन, इनके रंग दिखाने के और है, बिल्कुल। खाने के और है। ये हाथी के दांत नहीं, इनके रंग है, हम्म। जैसे ग्रिड के रंग होते हैं। हम्म। तो मैं हर पॉलिटिशियन को इस तरह नहीं कहता, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्वालिफिकेशन की कमी। अब टेक्नोक्रेसी का जो लफ्ज है, हम्म। अगर आप इस वक्त 272 के ईवान में से हम्म। अगर इनको Q&A इनसे कर लें, जी। इनका रैंडमली एक एग्जाम कर लें, MNS का ही कर लें ना, हाँ। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में बात हो रही टेक्नोक्रेसी की, बिल्कुल। तो इनसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इन लोगों को पता नहीं होगा टेक्नोक्रेसी का मतलब क्या है, ठीक है बिल्कुल। ना, क्योंकि इनके जेनों में ये खुद हिपोक्रेट है, हिपोक्रेसी के माइंडसेट से ये काम कर रहे ये होते हैं। बात आपकी बिल्कुल यानी ठीक एक है। मैं MNA और इससे पहले भी MP जब का काम इंट्रो जो दे रहा है था वो एक तो मैंने बात ऑप्टिकल की है। माइंडसेट का हो गया हुआ है। बिल्कुल, जब मैं इंट्रो दे मेरी रहा था बात तो आप समझ रहे एक्चुअली जब मैं इंट्रो दे रहा था तब भी मैंने बात की है कि एक्चुअली टेक्नोक्रेसी होती क्या है। मैंने पूरा इसका चैप्टर खोला, बताया कैसे था, इसका जी जी हिस्ट्री जी, में क्या मैं वाक्य है। तभी तो आपकी बात बिल्कुल मैं ठीक है। आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने पहली दफा किसी भी प्राइवेट चैनल पे जी। बड़े बड़े जो हमारे एंकर्स हैं वो ये बात नहीं कर सके जी। कि यार टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन रही है। देखें, मोइन कुरैशी भी टेक्नोक्रेट थे, शौकत तरीन भी टेक्नोक्रेट थे, शौकत अजीज भी टेक्नोक्रेट है, हफीज शेख भी हम्म। टेक्नोक्रेसी का मतलब है जो बंदा अपने एक्सपर्टीज रखता हो जी। किसी भी फील्ड में, हम्म। और वो उसको टेक्निकली उसको प्रॉब्लम शूटर हो, प्रॉब्लम मेकर ना हो, यानी बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्वर हो, प्रॉब्लम मेकर ना हो, और उसके पास वो सॉल्यूशन देने के काबिल हो, और वो इतना टेक्निकल हो जिससे वो, जैसे जिगजैग में से आप पहाड़ों में से, नदियों नालों में से आप गुजर जाते हैं, तूफानों में से, और आपका जो एम होता है हाँ जी। वो आपका मिशन और विजन होता है। हम्म। जब विजन को मिशन में कन्वर्ट कर ले और मिशन को विजन बना ले, तो फिर कामयाबी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल। कपड़े बेच दूंगा, मैं मदीना स्टेट बनाऊंगा, मैं जो है वो यूरोप और अमेरिका बना दूंगा सिंध को, और मैं KPK को जो है ना वो पंजाब पुलिस की तरह नहीं चलने दूंगा। हाँ। कितना कौम के साथ इन बंदों ने मजाक किया है। तो एंड रिजल्ट ये निकल रहा है कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, चूंकि ये अपने अपने एक्सपर्टीज नहीं रखते, अगर खान साहब थे तो उन्होंने कैबिनेट जो के 272 का ईवान में लेस देन 50 की कैबिनेट, जिसमें एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट जो है, जो फेडरल असिस्टेंट जो वजीर बनते हैं, जी। मिनिस्टर्स होते हैं, या फुल मिनिस्टर्स जिनको हम कहा जाता है, वो टोटल अगर बना ली जाए तो वो 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी 70-72 के दायरों में चल रहे थे। और ये शहबाज शरीफ साहब का ये हाल है कि इनको जिस हल्के में कोई प्रॉब्लम आती है PTI के अगेंस्ट, तो ये वहां उस हल्के के MNA को जो है वो एडवाइजर बना देते हैं और उसको फंड्स देना शुरू कर देते हैं। तो टेक्निकल ये आवाज गश्त इसलिए आई कि देखें, सागदार भी एक टेक्नोक्रेट है, हाँ। चाहे वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। शौकत तरीन साहब थे, वो भी थे, मैंने हफीज शेख साहब का, हफीज पाशा साहब हैं, ये जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं या जो हमारे इक्तसादियात हैं, इवन आप टेक्नोक्रेट एहसन इकबाल साहब को भी आप टेक्नोक्रेट कह सकें जी। तो ये एक बात गश्त है कि कोई ऐसा बंदा जो हाईली ट्रेंड हो। ये लफ्ज ज्यादा पॉपुलर हुआ मनमोहन सिंह, आपको याद होगा कि आज से हमारे हमसाया में कोई 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले इंडिया हमसे पीछे था, और उनका पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत पीछे थी, बिल्कुल। ठीक है, और उन्होंने आज से 30 से साल पहले खैर बात कह दिया IMF को, लेकिन हम अभी तक उसके साथ जुड़े हुए और हमने अपने आप को IMF के सामने बेच दिया। मनमोहन सिंह जो इतने प्यारे टेक्नोक्रेट हमारे हमसाय मुल्क में साबित हुए कि उन्होंने नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में एक ऐसा बजट दिया जो के पॉपुलेशन के फ्रेंडली नहीं था। हाँ। यानी वो अवाम के अगेंस्ट एक बजट दिया जिसमें उन्होंने पहले एक हाइप क्रिएट की, जिसने इमरान खान ने झूठा बयानिया क्रिएट किया अमेरिका वाला या साजिश वाला, और लोगों ने उसको ओन किया। हमारी अनफॉर्चुनेट, हमारी बैड लक ये है कि हमारे PDM ने उस बयानिए का तोड़ जो है ना वो टोटो पे निकाल लिया। अल्लाह माफ करे, जो फवाद चौधरी लफ्ज बड़ा गलत इस्तेमाल करता है कि वो उन्होंने ये घड़ी चोरी शुरू कर दी और फेक वीडियोस असल है या फेक है,
ये फ्रांसी के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो काफी हद तक असल भी है। बिल्कुल शाहिद साहब, वो तो लेकिन बात उसका आपकी तोड़ बिल्कुल बयानिया ठीक होना चाहिए था, है उसका शाहिद साहब। तोड़ यहाँ मैं सवाल पर्सनल करना चाहूंगा, असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए थी, कैरेक्टर बिल्कुल, असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक यहाँ है। सवाल करना चाहूंगा कि एक्चुअली अब आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन मुल्क में है, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा एक्सपर्ट है? अगर हम टेक्नोक्रेसी के लोग यहाँ पर लेकर आते हैं इंस्टेड ऑफ जो हमारे गवर्नमेंट के जो अंदर लोग बैठे हैं, जो वजारत में बैठे हैं, आपको क्या लगता है कौन अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकता है? क्या चीज बेहतर करते हुए इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, मुझे एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। हमें रमीज राजा से कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी, हाईली क्वालिफाइड, एमबीए, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का मेंबर, ठीक है, लेकिन क्या वो हमारी क्रिकेट टीम को वो विनिंग टीम बना सके? आंसर इज नो। मेरी बात को समझिए जी। टेक्नोक्रेसी हमारे जितने भी जो बैठे होते हैं ना, अवाने बाला किसको कहते हैं? सेनेट को कहते हैं ना जी। सेनेटर ज्यादा टेक्नोक्रेसी वाले लोग होते हैं। अच्छा, बिल उन्होंने भी पास करना होता है कौमी असेंबली से। अगर ये अनएजुकेटेड जो हमारे कुछ लोग पढ़े लिखे जो है वो अक्लमंद लोग नहीं एमएनएस होते, तो वो जो कुछ गलतियां करते हैं उनकी रेक्टिफिकेशन सेनेट ने करनी होती है। तो सेनेट तो ऑलरेडी टेक्नोक्रेसी से भरा हुआ है। तो ये अगर ये टेक्नोक्रेसी की बातें कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या मोइन कुरैशी को, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि बड़ी साहब ये टेक्नोक्रेट से ये क्या संभल पाएगा, तो हमारे पास जो टेक्नोक्रेट्स 20-25 मार्केट में नजर आ रहे हैं, और शब्बीर जैदी साहब ने ये शोशा छोड़ा। मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, शब्बीर जैदी साहब का ये शोशा था कि यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान को बचा सके, हाँ। यानी वो अवामी फैसले ना ले सके। बिल्कुल। तो अब मैं समझता हूं कि वो चाहे वो फिर तो मार्शल लग जाना चाहिए, वो डिक्टेटर होते। देखो, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना, जी जी। वो उनको आप वजारतें देके उनसे एक्सपर्टीज लेते हैं। क्या किसी प्राइम मिनिस्टर ने राइट जॉब फॉर द राइट पीपल कभी किया? क्या इमरान खान साहब ने किया या शहबाज शरीफ साहब ने किया? मैं एक कंपैरिजन दे सकता हूं आपको कि पीडीएम के पास ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं एज कंपेयर टू पीटीआई, क्योंकि इसमें 12-13 जमातें शामिल हैं, इनके पास ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं। और मैं आज भी साबित करता हूं, दुनिया जितना मर्जी बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट चली जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो 8-9 माह में ज्यादा अच्छे वजीर खारजा साबित हुए हैं यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा कि एक्चुअली के साथ जो सिचुएशन है शाह महमूद कुरैशी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो आपको नजर आ रही है मुल्क के अंदर मईशत के हवाले से, तो पीडीएम की तरफ से, नूनी की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि सिचुएशन काफी जो है सीरियस हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, इसको टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वहां तो सारे पीडीएम में एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो उसको टैकल क्यों नहीं कर पा रहे फिलहाल? देखिए, उसकी कल भी मैं एक प्रोग्राम में बैठ के यही बात कर रहा था, आखिरी प्रोग्राम था 2022 का, तो कह रहे 2022 में कौन सी पार्टी ने फतह ली और कौन सी पार्टी लूजर ली। मैंने कहा ना कोई लूजर था ना कोई विनर था, ठीक है, बस हम लूजर पाकिस्तान की आवाम थी। क्योंकि देखिए, जिस मुल्क में, जिस घर में, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास अगर पैसे, मेरी आमदन 50,000 है और मेरे अखराजात 1 लाख हैं, तो मैं घर में और मुलाजिम रखूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, मेरे ऊपर फिर मेरी इनकम 50,000 है और एक्सपेंस मेरे 1 लाख है, लेकिन मैंने साथ 50,000 अपना लोन भी उतारना है, तो मुझे तो 1.5 लाख जब तक मैं इनकम नहीं करूंगा, तो मैं अपने सारे फैक्टर्स और सेक्टर्स को ठीक नहीं करूंगा। लिहाजा हमने इसके मद्देनजर जब इतना बड़ा कर्जा खान साहब ने लिया, एक तरफ से हमने अपने आप को आईएमएफ के पास गिरवी रखा, और वो भी पॉपुलैरिटी जो एमनेस्टी स्कीम्स लेके आ रहे थे, वो भी चाह रहे थे कोविड के दिनों में किसी तरह मैं पॉलिटिशियन बन के पाकिस्तान अवाम को रिलीफ दे दूं। पाकिस्तान को रिलीफ सब्सिडाइज फूड्स में नहीं देना। पाकिस्तान में चाहे गोश्त, जो मुर्गी का गोश्त 1,000 रुपए किलो हो जाए, क्या आप अपनी कौम को, अपनी पार्टी के लिए, अपने वोट लेने के लिए कौम की इस्लाह कर रहे हैं, या अपने इक्तदार के लिए कौम की इस्लाह कर रहे हैं? तो सर यहाँ पे क्या समझते हैं? यही हमारे पॉलिटिशियन नहीं कर सके। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के से पहले चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन करना पड़ेगा पाकिस्तानी कौम को, और पाकिस्तानी कौम को चार्टर ऑफ पाकिस्तान बना के पॉलिटिशियंस और इदारों को देना पड़ेगा। कौम अपने लिए निकलेगी, मैं और आप अपने लिए निकलेंगे और सड़कों पे आएंगे। मुझे ये बताइएगा, क्या आज तक हमारे किसी भी पॉलिटिशियन ने इतने लोग जमा किए जो अर्जेंटाइन की टीम जीत के गई है, जो वहां पे जो मजमा जमा हुआ है? क्या हमारे कभी कोई अवाम
अपने हकूक के लिए, महंगाई के लिए इस तरह सड़कों पे आई है? यहाँ तो खान साहब ने मिन्नतें कर करके छोड़ दी हैं, लोग एजिटेशन से वो भाग गए जितने उन्होंने जलसे जुलूस कर दिए। नून लीग को तो मुंह नहीं लगाता उनके जलसों में जाने के लिए। तो क्योंकि ये आपने जो बात की क्या आने वाली गवर्नमेंट, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जितनी अवाम है उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे वो पॉलिटिशियन की कुर्बानी दें, चाहे वो अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके कुर्बानी दें। तो सर आप यहाँ पे क्या फिर समझते हैं मुल्क इस सब में में हालात ठीक होंगे। बिल्कुल ये कुर्बानी अवाम को देनी पड़ेगी और कुर्बानी देने के लिए जो काले बकरे हैं वो पॉलिटिशियंस। तो सर इस सब में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है, जैसे फवाद चौधरी का बयान भी सामने आया था, उनका कहना था कि इस वक्त जो मुल्क में हालात चल रहे हैं वो मुआशी मसाइल नहीं, एक्चुअली सियासी मसाइल ही हैं, तो वो उनकी बात बिल्कुल ठीक नजर आती है फिर तो। देखिए फवाद चौधरी तो हमारे दोस्त रहे, एंकर रहे, और उनसे बड़ा जगलर जो है ना, अल्फाजों का हेर फेर करने वाला ट्विस्टर टाइप आदमी। आप वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन फवाद चौधरी। चले असद उमर की बात अगर आप करें तो मैं कहूँ वो रीजनेबल आदमी है। फवाद चौधरी को तो ड्रामा में हटा दे, वैसे अगर बात की जाए चलो उनकी बात नहीं करते, एज अ जर्नलिस्ट मैं कह देता हूं कि अगर बेसिकली वो एक्टर है। लेकिन देखिए मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, कल भी आर्मी चीफ ने जो कराची में आखिरी स्पीच की है तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये जब आप पैदा हुए थे तब भी ये लफ्ज सुने थे आपने, मैं पैदा हुआ तब भी ये लफ्ज सुने थे, आज मैं 55 साल का होकर यही सुन रहा हूं। पाकिस्तान किस वक्त नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पॉलिटिकल नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुआशी है। देखिए पॉलिटिक्स तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है ना, लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट वे, राइट सर्विस। पॉलिटिक्स जो है ना वो सर्विस टू द ह्यूमैनिटी बेस्ड होती है। पॉलिटिक्स अपने मुफादात के लिए या वजारतें लेने के लिए या अपने काम करवाने के लिए नहीं होती, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनका बात, शायद भट्टी साहब मौजूद है हमारे साथ, उनका कहना था कि इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं, एक्चुअली कुछ बयानात भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सामने आते हैं। उनका ये कहना होता है कि इस वक्त जो मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं वो एक्चुअली सियासी नहीं है, माशी। उनकी बात भी काफ़ी हद तक ठीक है कि एक्चुअली कि अगर मुल्क में मईशत होगी, उसमें अगर पैसा होगा तभी हम इसको टैकल कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल सिचुएशन क्या है, कैसे इसको आगे लेकर चलेंगे, टेक्नोक्रेसी का मामला किस हद तक जो है इसका रिजल्ट बेहतर निकलेगा, इसका तो आने वाले वक्त में ही देखेंगे। यहाँ वक्त में ब्रेक का, मज़ीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के दिगर मसाइल की तरह एक और मसाइल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक और बड़ी और बुरी खबर कि पाकिस्तान में आटे का बुरहान जिस तरह ऐसा चल रहा है तो रोटी 25 रुपए की भी मार्केट में फ़रोख्त होने लगेगी। और रवा जो माह पिछला गुजरा है दिसंबर का, इसमें एक ही माह के अंदर 3% जो है इसमें इजाफा हो चुका है आटे के अंदर। इसके अलावा घर में गैस ना होना ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सर्दियों में वैसे गैस की किल्लत का काफ़ी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग तंदूर का रुख करते हैं। जब अवाम की रेशो बढ़ेगी तंदूर की तरफ और तब भी ये आटे का बुरहान पेश आएगा और फिर अवाम 25 रुपए की रोटी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। एक्चुअली इतना बहरान क्यों आ रहा है पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से, जो अभी बड़े शॉर्ट टाइम में काफ़ी मैसी तादाद में जो है इसका इशू काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आज सब पे बात करने के लिए हमें मौजूद है शाहिद भट्टी साहब। शाहिद साहब बताइएगा, इस वक्त जो इशू चल रहा है आटे के बहरान के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है जिम्मेदारी वफाक सूबाई को दे रहा है, सूबाई हुकूमतें जो है वो तमाम तरह जिम्मेदारी है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है? देखिए इसके जिम्मेदार जो है वो फिर मैं कहूंगा कि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं ना, वजीर सेहत, आपको याद है कि इस वक्त हमारे वजीर खुराक कौन है, तो आपको पता चलेगा कि वो क्यू लीग के जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जिनकी 5 उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में है, वो काफ लीग वाले हैं। चाहे वो चौधरी शुजात फ्रिक्शंस के हों, चाहे वो चौधरी परवेज लाई फ्रिक्शंस क्यों, वो सूबाई में बैठे हुए परवेज लाई एंड पार्टी आदि क्यू लीग, और ऊपर वाली वो फेडरल में बैठी हुई है और आपस में अपोजिशन कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान की आवाम को, यानी 60% पंजाब जिसकी हुक्मरानी परवेज लाई के पास है, और ये एक सूबाई महकमा है। खुराक का 18वीं तरमीम के बाद एक सूबाई महकमा है कि आप सूबों से जो है ना वो स्मगलिंग एक अलाउ नहीं है, यानी आपको
आपने जो फूड सप्लीमेंट का लेन देन करना होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा, खरीदारी ट्रेडिंग जो होगी वो वीकली और वीकली होगी, वो लेन देन होगा, आपस में भाईचारा नहीं हो सकता, वो पूरा का पूरा तिजारत है जो इंटरनल लेन देन है वो पाकिस्तान का। पंजाब ने अगर केपी के इसको कोई खुराक की चीजें देनी है, चाहे गंदम है, चीनी है, चाहे उसमें वो दालें हैं, तो उसने बेचनी है और उन्होंने पैसा आपको देना है। तो पाकिस्तान में आपकी सिचुएशन बन गई। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान में अच्छी क्रॉप चल रही थी 2014, 15, 17, 18, 20 तक चलती रही, कोविड आया, कोविड में जब आपके पास पैसा नहीं रह गया तो पाकिस्तान में जो खान साहब की गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर्स किया ना इमरान खान ने, उस वक्त पाकिस्तान की क्रॉप्स बहुत अच्छी हो रही थी कोविड के दिनों में, तो इन्होंने इंपोर्ट तो पाकिस्तान करता ना गंदम इंपोर्ट कर रहा था ना चीनी, बल्कि हम इस लेवल पे थे कि हम एक्सपोर्टर बने हुए थे। एक्सपोर्ट बनती, इन्होंने एक्सपोर्ट करके जो पाकिस्तान में जितना भी जखीरा था वो चला गया। फिर कुछ हद तक 20% अफगानिस्तान में, चूंकि जनरेशन नहीं है, अफगानिस्तान में जंग जारी है, तो वहां पे स्मगलिंग, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो डॉलर्स हो, चाहे वो हमारा आटा हो, वो हमारा जो आउटफ्लो है जो एजेंसीज के कंट्रोल में है, उसमें कुछ भाई गवर्नमेंट, मैं केपीके की गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, उसकी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट और एजेंसीज की है, वो स्मगलिंग नहीं रोक सके, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं कि हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए चीजें रही नहीं ड्यू टू ये फ्लड रीजन, फूड सप्लीमेंट। इंपोर्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, जब आपने इंपोर्ट करना है तो आपके पास डॉलर्स नहीं है, जब चीजों की शॉर्टेज होगी तो खरीदार, देखिए रोटी एक ऐसी चीज है, गंदम, चावल, आटा, ये दालें, ये ऐसी चीजें जो आपने और मैंने खानी है, चाहे 100 रुपया कमाने वाला बंदा है, चाहे 1000 रुपया कमाने वाला बंदा है, चाहे 1 लाख रुपया कमाने वाला डेली बंदा है, उसने जिसके हाथ में पैसा होगा वो ज्यादा कीमत देके उसको खरीद लेगा। तो इसीलिए फिर ये इन्फ्लेशन इतनी हाई चली गई, कंट्रोल नहीं है, इसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं। और अगर चारों गवर्नमेंट्स, यानी हमारी जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट एक पिच पे हो और प्रॉपर मैनेजमेंट हो रही हो, तो इस प्रॉब्लम्स को भी हम, जितने भी ये फूड सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी रिजॉल्व हो सकती हैं। इसके लिए हमारे पास एक मुगल साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो वजीर खुराक रहे परवेज मुशर्रफ के दौर में, वो अक्सर हमें ब्रीफ करते रहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में सिवाय प्रॉपर्टी के ना किसी का ज़राअत पे कंसंट्रेशन है, ना किसी की इंडस्ट्री पे कंसंट्रेशन है। सिर्फ और सिर्फ देखे हमारे ग्रीन लाहौर को या ग्रीन पंजाब को भी हम सोसाइटीज लॉन्च कर करके हमने बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमें लाहौर से जो गंदम मिलती थी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जो गंदम थी, लाहौर के पास तो अपनी गंदम रह नहीं गई, उसको भी दूसरे जिलों से मंगवानी पड़ती है। तो जो 1.5-2 करोड़ का शहर है, अगर उसको किसी दूसरे जिले से गंदम मंगवानी पड़े और खरीदनी पड़े, तो फिर मैं बिल्कुल फ्लोर मिल्स के मालकान को, बिल्कुल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, उन्होंने भी अल्लाह को जान देनी है। ये सब मिसमैनेजमेंट, फेडरल, क्योंकि लड़ाई है फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से पैसे नहीं है, लेन देन, वो उसके पैसे नहीं दे रहे, वो उसके पैसे नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो ब्लैक मनी है, वो जो बाहर है, वो फिर थोड़ा बहुत भी कर देते हैं। देखिए 20% स्मगलिंग में जा रही है, 10% जखीरांदोजी हो रही है, 70% जो अवाम है उनके पास पैसा नहीं है, और जो मेरे जैसे बंदे हैं वो खरीद सकते हैं, आप जैसे बेटा खरीद सकते हैं, और हम इंपोर्ट कर नहीं सकते, इंपोर्ट के लिए हमारे पास ना पैसा है और ना ही सकत है कि हम इंपोर्ट कर सकें। लिहाजा ये रोटी अगर कंट्रोल ना हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस पे अच्छी मैनेजमेंट, चाहे पीडीएम हो चाहे पीटीआई हो, पंजाब गवर्नमेंट तो पीटीआई के पास है ना, अगर इन्होंने मैनेजमेंट ना की तो मुझे जून तक ये 50 रुपए की रोटी नजर आ रही है। यानी 50 रुपए, यहाँ पे 10,000 कमाने वाला 50 रुपए की रोटी खाएगा। 50 रुपए की रोटी जो है वो आपको जाके सिंगापुर में मिलती है, जहाँ पे एक बंदे की इनकम जो है वो 1,000 रुपया, $1,000 पर मंथ है मिनिमम। तो यहाँ पे मुझे ये बताए कि $1,000 की इनकम करने वाले
तो 10 लाख लोग नहीं बिल्कुल है सर, यहीं पे मैं पाकिस्तान सवाल में। ऐड करना चाहूंगा। जो पाकिस्तान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो सदर है, उनका ये बयान सामने अब आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर वफाक हमारे साथ ताउन करे, हमें जो है दरामद करने की जो इजाजत दे, तो हम रोटी की कीमत जो है 50 रुपए से भी कम कर सकते हैं। तो फिर उनका बयान कैसे देखेंगे आप? 50 रुपए से कम कर सकते जी या बिल्कुल, 25 रुपए से कम कर सकते? 50 भी कर सकते हैं। अगर जल्दी कर दें तो आटे की कीमत में हम जो है 30 रुपए कमी भी हो जाएगी। देखिए, इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर्स चाहिए होंगे, हम्म। आपके पास डॉलर्स तो है नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर डॉलर्स आपने इंपोर्ट करने के लिए वो डॉलर्स मांगेंगे, तो डॉलर्स तो पाकिस्तान के पास है नहीं। तो वो वही मैं कह रहा हूं कि हम ऐसी कश्ती में सवार हो चुके हैं जिसका किनारा जो है हमें नजर नहीं आ रहा, और उसमें सुराख हम खुद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से या किसी नीचे से फिश ने या डॉल्फिन ने या बड़ी एक ब्लू फिश ने आके हमारे सुराख कर दिया और हम प्रॉब्लम में चले गए। ये तो हम पॉलिटिशियन मिलके और जो कुछ भी हुआ, हाइब्रिड गवर्नमेंट बनाई गई और उसका खमियाजा, यानी पनामा से लेके आप ये देखें कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इमरान खान ने 4 सालों में नहीं किया। जब से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हटाई गई, तब से लेके पीडीएम की गवर्नमेंट बनाने में ये, यानी नवाज शरीफ, खकान अब्बासी, शायद खकान अब्बासी जो इंटरम गवर्नमेंट यानी जो अंदर बनी, उसके बाद इमरान खान की आई, और ये पीडीएम की गवर्नमेंट, ये सारी चीजों का मुरब्बा, इसको पंजाबी में कहते हैं डंग टपाऊ गवर्नमेंट। अब मसला यह है कि खान साहब इतने हेस्टी हैं, वो सारा दिन पीटते रहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। तो सोल्यूशन देना। क्या वो कल अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, शहबाज शरीफ तो फेलियर है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एज ए प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा फेलियर इमरान खान था, इमरान खान का था एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसकी गवर्नमेंट कदरे बेहतर थी पीटीआई की, एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फेलियर था। यहाँ पीडीएम की गवर्नमेंट फेलियर है। वहां गवर्नमेंट ठीक थी काफी हद तक, ठीक है। वो बिल्कुल इस तरह जैसे बुजदार जो है वो चीफ मिनिस्टर सबसे गलत साबित हुआ, लेकिन पंजाब को 50% वो परवेज लाई चला ही रहा था। हाँ। तो बिल्कुल इसी तरह पीडीएम की गवर्नमेंट फ्लॉप है। इनके पास कोई रोड लाइफ लाइन नहीं है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और ना ही पीटीआई वालों के पास है। पाकिस्तान में जब तक हमारी मुआशी इमरजेंसी नाफिज नहीं होगी 2 साल के लिए, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट ये हो चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट, जब तक मुआशी इमरजेंसी नाफिज नहीं की जाएगी, पाकिस्तान अपने ट्रैक पे नहीं। ये मिनिमम 2 साल में बता रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात अगर ठीक है। अभी भी ये इन्होंने इमरजेंसी नाफिज ना की, मुआशी इमरजेंसी, ठीक है, तो पाकिस्तान को 10 साल लग जाएंगे अपनी 2014-15 वाली चले, पोजीशन में आपने एक तो पॉइंट दे दिया कि एक इमरजेंसी लगा के हम इसको हम टैकल कर सकते हैं, जो हमारे मसाइल उनको हम टैकल कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जो इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं सामने, वो कहा जाता है कि वफाक के पास स्टॉक मौजूद है, अगर वो इशू कर दे, ताउन कर दे, तो हम इस मसले को हम टैकल कर सकते हैं, आटे के बुरहान को। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास जो नोटिस है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये जितने भी मिल मालकान होते हैं ना, ये पीटीआई टिल्ट, नून लीग टिल्ट होते हैं। मेरे भी जो सोर्सेज हैं, चाहे वो मैं जमशेद चीमा साहब फूड की बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं पीटीआई वाले, या मैंने अभी मुगल साहब का नाम लिया जो फूड के एक्सपर्ट हैं, जो उनकी कैबिनेट में रहे, परवेज मुशर्रफ के, पाकिस्तान में इतना स्टॉक है नहीं। पाकिस्तान के पास तो रिजर्व इतने हैं कि पाकिस्तान 2 से 3 हफ्ते में पाकिस्तान के पास रिजर्व नहीं है। तो इतनी खुराक और इतनी गंदम कहां से उनके पास पड़ी है कि वो कीमत कम हो जाएगी। चले 1 हफ्ते के लिए कीमत कम कर देंगे सब्सिडाइज करके, और 1 हफ्ते बाद क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान ने इंपोर्ट तो करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, आबादी तो बढ़ रही है। आप मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद में एक रिपोर्ट आई है कि फैसलाबाद में एक दिन में 50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चा पैदा होगा वो फूड नहीं खाएगा, ऑफ कोर्स आएगा, वो दलिया नहीं खाएगा। क्या गंदम सिर्फ रोटी, गंदम से सिर्फ रोटी बनती है, बाकी चीजें नहीं बनती? तो आप मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी आबादी, 23 करोड़ का मुल्क हो चुका है, हमारी सोसाइटी घर पे घर बनते जा रहे हैं, हमें इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी, हमें घरों को रोकना पड़ेगा, हमें सोसाइटीज को खत्म करना पड़ेगा। हमें आप कभी मैंने विजिट किया था आज से कुछ 10-1 साल पहले वियतनाम का, तो मुझे वहां पे घर ही नजर नहीं आए। तो वो वियतनाम जिसको अमेरिका ने तबाही कर दी थी 60s में, उसकी बेड़ा गर्क कर दिया था। तो मैंने देखा कि वहां पे 8-10 मंजिला सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो सारे किराने अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सबने स्कूटर रखे हुए हैं। सिंगापुर जैसे शहर में आप दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते, आप संडे और
वीकेंड पे आप गाड़ियां नहीं चला सकते हैं। हाँ। तो पाकिस्तान में ये V8 आज भी एम्पोरियम में जाकर देख लें तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, औरतें वहां पे लूट सेल कर रही हैं। हमारे गांव के लोग भूखे मर रहे हैं, सलाब जदगान के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। हाँ। और एम्पोरियम मॉल और लाहौर के दूसरे मॉल में जाएं, आपको पार्किंग नहीं मिल रही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो एक स्टेटस को और एक गरीब, अमीर से अमीर तर, गरीब से गरीब तर, और ये जो गवर्नमेंट वाले आपस में, अपोजिशन और गवर्नमेंट वाले, ये इख्तियार और नौकरियों के और पक्ष के चक्कर में लड़ रहे हैं ना। गवर्नमेंट का आवाम का तो कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि देखिए इनको पेट्रोल तो फ्री मिलता है। तो वो पेट्रोल की कीमत 300 रुपए लीटर हो जाए, 1000 लीटर जिसको मिलना है उसको फिर भी मिलना है, उसको क्या फर्क पड़ना है। हाँ जी। तो ये इनकी जंग है। पाकिस्तान की कौम जब तक खुद बचत करके मुआशी इमरजेंसी, यानी एक पाकिस्तान को बचाने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। अगर ये गवर्नमेंट नहीं लगाएगी तो आने वाली गवर्नमेंट जो है वो लगा देगी, केयर टेकर लगा दे, या कोई कौमी हुकूमत दोबारा बन जाए। बिल्कुल शाहिद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें उसको कुछ ना लगाना कुछ बगैर इम्प्लीमेंटेशन तो इमरजेंसी करनी लगाए। पड़ेगी। मुआशी इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं पॉलिटिकल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा जी, जी, हूँ, I मैं know very मार्शल well। की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मुआशी इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि मुल्क दोबारा चल सके। ये एटॉमिक मुल्क है। आप सोचे कि आप क्या क्या बेच देंगे, मुझे पहले ये बताएं। बिल्कुल पाकिस्तान के पास बेचने के लिए रह क्या गया है? बिल्कुल सर, तो आपकी जो बात जिस पे दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, कल को दुनिया कहेगी हमें वो चीजें बेच दो बिल्कुल बिल्कुल सर, जिससे आपकी हमारा बात मुल्क महफूज है। बिल्कुल आपकी तो बात बिल्कुल खुदा ठीक है। का खौफ करें ये हमें पॉलिटिक्स पर्सनली इंडिविजुअली जो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, इसका इश्यूज जो है उनको टैकल करने पड़ेंगे। करें ना, पीडीएम और पीटीआई इनके लोग आके ग्रेट डिबेट करें टेलीविजन पे आके, और अपना अपना मैनिफेस्टो दें। मैनिफेस्टो की बात आपने पिछले 1 साल से किसी भी पार्टी के मुंह से सुनी है? आप बता दें, आपने सुनी है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें इस तरह की जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। बाकी तो पॉलिटिकल बयानात है वो तो सच चलते रहेंगे, लेकिन बुरहान जो है इसको इंडिविजुअली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें इसको टैकल करना पड़ेगा। शायद साहब इस पर हम बात कर रहे थे लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने एक और टॉपिक पे बात करनी है। एक्चुअली बहुत एक और भी इशू जो है हमें सामने नजर आ रहा है, जो कि एक्चुअली इशू पहले भी इस तरह के मामला सामने आते रह गए सदर मुमलिकत की तरफ से, जो कि वंस अगेन एक और जो है सदारती जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बिल सामने आया था उस पर दस्तखत किए बगैर उन्होंने वापस कर दिया है। सदर की जानिब से अक्सर इस तरह के जो है इनकार सामने आते हैं, लेकिन एक बार इनकार करते हैं और उसके बाद दोबारा से उस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाती है। तो इनके जो ये जो ब्रेक आता है, इनका जो स्पीड ब्रेकर आता है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वो सदर क्या बिद्दी का शोरबा, अलवी साहब बेचारे, आप मुझे ये बताएं वो तो काउंसलर ही बन सकते थे अगर इमरान खान की वो पीटीआई में ना होते। आप बताएं क्या उनका कुछ स्टेचर ऐसा था कि वो बेसिकली एक पप्पट से है, वो तोता है इमरान खान साहब। ये तो इमरान खान की बात नहीं मानी जाती। इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे, तो वो अलवी को कह देते। वो एक पॉलिटिकल सदर बन चुके, वो पाकिस्तान के सदर तो रहे नहीं, वो रियासत के सदर थे, वो पीटीआई के सदर हैं, तो वो करते रहेंगे, वो अपना ये डालते रहेंगे पॉलिटिक्स में। जिस तरह से इन लोगों ने, पीडीएम वालों ने बाज नहीं आना, वो कहते सारे लोग मुझसे पूछते बड़ी साहब आखिर क्यों नहीं पाकिस्तान को डेडलॉक में, क्यों पाकिस्तान या जमूत में क्यों चला गया? मैंने कहा देखे उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने के लिए ये कुछ किया गवर्नमेंटली। ये दोबारा गवर्नमेंट में इसलिए आना चाह रहे हैं या उसको खत्म करना चाह रहे हैं, जल्दी इलेक्शन चाह रहे हैं कि इनके ऊपर जो केसेस बनने हैं, क्योंकि वो भी झूठे केसेस थे, इमरान के ऊपर भी झूठे केसेस बनने हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट में रह चुके हुए हैं। इनको पता है कि आपने अपोजिशन को खुटे लाइन लगाने के लिए आप उन पे केसेस बना के उनको खुटे लाइन लगाते हैं, अदरवाइज डिबेट के जरिए और आपस में निगोशिएशन के जरिए आप खुटे लाइन नहीं लगा सकते। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे से जो रिवेंज है, वो केसेस और कुछ लो। अब ये आपस में एनआरओ के चक्कर है। अब देखें कि हमारी बदकिस्मती देखें इस मुल्क की, जो आपने भी बात कर दी कि सदर साहब साइन नहीं कर रहे। अब इस मुल्क में बाजवा साहब से लेके अलवी साहब तक और इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक कोई हर हमाम में नंगे हो चुके हैं और गंदे हो चुके हैं। इससे ज्यादा जलालत पॉलिटिशियंस, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को पॉलिटिशियन का बायकॉट कर देना चाहिए। बिल्कुल शाहिद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शायद इकबाल साहब इलेक्शन बिल्कुल इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। बिल्कुल आप यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त एक्चुअली जो है ख़त्म होने वाला है, यहाँ पे मिले ब्रेक, तो आपसे इससे मज़ीद भी बात करेंगे इस पे बात पे कि जो इलेक्शन कमीशन का मामला सामने आ रहा है इस पर क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन अगले प्रोग्राम में। तब तक की इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।